आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारे साथ दोनों मेहमान आज के हल्ला बोल में टक्कर के लिए आमने सामने जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्र प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और एआईएमआईएम चीफ हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। 17 पार्टियों के साथ जो सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई है, उस मीटिंग की शुरुआत हो गई है और अब तस्वीरें उस बैठक की सामने आ रही। प्रधानमंत्री तमाम पार्टी के नेताओं से बातचीत करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 दल इसमें शामिल किए गए हैं और प्रधानमंत्री तमाम राजनीतिक पार्टियों को चीन के हालात पर जानकारी देते हुए, जिसमें आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री चिराग पासवान, एलजेपी के नेता, तमाम जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, वो एक एक कर तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं चीन को लेकर सर्वदलीय बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। पीएम ने कहा है बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं वो सवाल जो आज विपक्ष पूछ रहा है। और ओवैसी साहब जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने तो बाकायदा सरकार से चीन पर 2014 के बाद व्हाइट पेपर मांगा है, हिसाब किताब मांगा है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। गलवान हिंसा और चीन की चालबाजी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ हालात पर माथापच्ची की, लेकिन इस बैठक को लेकर भी सियासत शुरू हो गई। आरजेडी को अखर गया कि उसे न्योता क्यों नहीं मिला। आम आदमी पार्टी को भी ये नागवार गुजरा कि सरकार ने क्यों नहीं बुलाया। भाई आप मुझे बताइए, 3 बार के एक चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको आप देश के महत्वपूर्ण नेताओं में नहीं मानते? भारत चीन सीमा विवाद पर, हमारे जवानों की शहादत पर उनको अपनी कोई राय देने की, अपनी बात रखने का हक नहीं है? ये किस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया सरकार का है? क्या कारण है, किस वजह से जो है राष्ट्रीय जनता दल को इस ऑल पार्टी मीट में नहीं बुलाया गया? हम लोग चाहेंगे कि इसकी स्पष्टीकरण दें कि आखिर किन वजहों से जो है राष्ट्रीय जनता दल को नहीं बुलाया गया है। ऑल पार्टी मीटिंग के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी न्योता नहीं दिया गया, तो उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री कार्यालय से कई जानकारियां मांग ली, साथ ही मामले की जांच के लिए कमेटी की मांग कर दी। सबसे पहली बात, प्राइम मिनिस्टर से हम पूछना चाहते हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या डिफेंस मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या होम मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या एनएसए जिम्मेदार है? एक तरफ जवानों की शहादत पर देश की आंखें नम है, तो दूसरी तरफ सियासत बेदम है। राहुल गांधी बार बार सरकार पर वार कर रहे हैं। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? कल राहुल के सवालों पर विदेश मंत्री ने ये साफ कर दिया था कि कोई भी जवान निहत्था नहीं था। इसके बावजूद राहुल ने आज आरोप लगाया कि सरकार सो रही थी, जिसका खामियाजा जवानों को भुगतना पड़ा। हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो टैक्टिक चीन का है, उस टैक्टिक का भरपूर विरोध हमारी सेना करेगी। हमारी सरकार सेना के साथ पूर्ण रूप से खड़ा रहेगा और आगे भारत की भूमि पर कोई 1 इंच भी जमीन वो चीन कब्जा कर पाए, ऐसी स्थिति को हम अनुमति नहीं देंगे। जवानों की शहादत को लेकर सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तमाम सियासत के बीच ये हकीकत है कि 20 जवानों की शहादत हुई है, लिहाजा सरकार से ये सवाल भी है कि जिम्मेदार कौन? आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी नेताओं को आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी भी उस बैठक में शामिल हैं और सभी के साथ चर्चा हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है और उसके बाद बैठक की शुरुआत हो गई है। चलिए ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त सुधांशु जी और ओवैसी जी दोनों जुड़े हुए हैं। ओवैसी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आप व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार क्या छिपा रही है?
क्या सच जानना चाहते हैं आप? क्या है आपकी चिंता? नहीं, मेरी चिंता नहीं, ना मैं सच जानना नहीं चाहता, बल्कि देश जानना चाहता है। देश सच ये जानना चाहता है कि क्या अप्रैल 19 को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को नहीं कहा कि चीन बड़ी तादाद में अपनी फौजों को जमा कर रहा है? क्या 5 मई के दिन क्या मोदी सरकार को नहीं मालूम था कि गालवान रिवर वैली में चीन की फौज हजारों की तादाद में घुस चुकी है? क्या मोदी सरकार को ये नहीं मालूम था कि 9 मई को नकुला पास सिक्किम में इंटरनेशनल बॉर्डर में 2.5 किलोमीटर के अंदर चीन घुस गया? क्या मोदी को नहीं मालूम था कि मई 17 और 18 को पोंग सोंग सू लेक में चीन घुस चुका है? क्या सरकार को ये नहीं मालूम कि हर साल दिसंबर में आईटीबीपी की जिम्मेदारी होती है कि वो एमएचए डिफेंस के लोग बैठकर ये तय करते हैं कि आईटीबीपी कितने पेट्रोलिंग करेगा, आर्मी कितने पेट्रोलिंग करेगी? और क्या ये बात सच नहीं है कि जम्मू कश्मीर के एनटीआरओ के पास ड्रोन्स हैं? क्या ये बात सच नहीं है? बीजेपी क्यों नहीं बताती कि हमारे आईटीबीपी के पास हर महीना वो पुलिस के साथ, स्टेट पुलिस, कस्टम, मिलिट्री के साथ, मिलिट्री इंटेलिजेंस साथ मीटिंग लेती है? मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं कि ये इनकी गलती है। नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को टीवी चैनल की तरह चलाते आ रही है कि टीआरपी ना गिरे, और इनकी टीआरपी ना गिरने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। मैडम, इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है कि 20 में से 17 के जिस्मों पर इतनी बुरी तरह के मार थे और 3 के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। 3 जवानों के गले काट दिए गए। एक हमारा कर्नल सुरेश बाबू के सर पर मारा गया। आज तक के सिस्टर चैनल पर एक सिपाही जिसका नाम राजस्थान का सुरेंद्र सिंह है, वो कह रहा है अपनी बाप को फोन करके कि अगर मेरे पास कृपान नहीं होता तो मुझे मार दिया जाता। कितने चीन के लोग आए? 2000। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देश जानना चाहता है। और आप तो बड़ी बड़ी नेशनलिज्म की बातें करते हैं। मैडम, आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब हम ये रोड बना रहे थे तो बीआरओ ने रोड बना रहे थे तो हमको मालूम था कि ये रोड काराकोरम पास से लेकर राइट जाता है तांगसेरूक तक। अब चीन पहाड़ों पर बैठा हुआ है। वो जब चाहे जब हमको सियाचिन ग्लेशियर पे जाने से रोकेगा, काराकोरम पास के कम्युनिकेशन को खत्म करेगा, और जवाब ही नहीं है। हमारी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आखिर सरकार अगर बदला लेगी तो क्या चीन को सिक्किम की जमीन से, गालवान वैली जो भारत का हिस्सा है, पोंग सोंग सू लेक जो भारत का हिस्सा है, आप हटाएंगे नहीं हटाएंगे? बताइए हमको। देश जानना चाहता है, मैं नहीं, देश सच जानना चाहता है, और उसके लिए जरूरी है कि व्हाइट पेपर को जारी करना पड़ेगा मोदी सरकार। सुधांशु जी, एक पॉइंटेड सवाल उन्होंने पूछा है हर मुद्दे पर, आपका जवाब। सुधांशु जी, देखिए, सर्वदलीय बैठक में भले ही ना बुलाया गया हो, ओवैसी जी को, पर छलावा देने वाली तमाम खबरों के बारे में इनको बड़ी गजब की जानकारी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानकारी इनको, मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानकारी इनको, वहां सेना के पोस्ट पर कमांडर को शायद ना पता हो कितने लोग हैं, वो जानकारी इनको। और इतना ही नहीं, अभी देखिए अपने आखिरी सेंटेंस में क्या बोल गए कि वो हमसे ऊपर बैठा है। ये बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटिंग आर्मी पोस्ट कहां पे है? सियाचिन में। वर्ल्ड का टॉलेस्ट, जहां हम बैठे हैं। सबसे बड़ा हाईएस्ट एयर स्ट्रिप कहां है? दौलत बेग ओल्डी में, जो हमारे पास है, और आपको नजर आ रहा है वो ऊपर बैठा हुआ है। अभी अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी इंस्टीट्यूट ने आज ही रिपोर्ट में दिया है कि ऊंची पहाड़ियों पर भारत की स्थिति ज्यादा मजबूत है, एयरफोर्स की स्थिति में भारत की स्थिति ज्यादा मजबूत है, और इन फैक्ट के साथ दिया है। आपको सारी आईबी से लेके और आर्मी से लेके आर्मी इंटेलिजेंस तक सब जानकारी है, मगर जो दुनिया को जानकारी है कि सियाचिन सबसे ऊपर है जहां आर्मी है, दौलत बेग ओल्डी सबसे ऊपर है जहां एयरफोर्स है, वो आपको जानकारी नहीं। अब मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा, जो आपने बात कही व्हाइट पेपर की, बड़ी ही आपने सलीके से 2014 की बात कही। अरे हम तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हैं। आपको हमारी बात पे यकीन ना हो, वो आदतन है, फितरतन है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं। अरे चीन तो ये कह रहा हम उसके इलाके में घुस गए, चीन ने हमारे ऊपर ये आरोप लगाया हम एग्रेसर है। चलिए, हमारी बात पे भरोसा नहीं तो चीन की बात पे भरोसा कर लीजिए।
आज जो नाटो का बयान है उस पर भरोसा कर लीजिए, मगर भरोसा किसी पर नहीं है, क्योंकि हकीकत यह है कि जनता के भरोसे को तोड़ना ही एकमात्र फितरत है विपक्षी दलों की, और ओवैसी जी के दल की भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति रहती है। अब आपने जो एक बात ये कही व्हाइट पेपर, पहली बात तो आप स्वयं एक लॉयर भी हैं और सांसद भी हैं, आपकी बात एक बार मान भी लें, ये आईबी की रिपोर्ट और मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट व्हाइट पेपर का हिस्सा होती है क्या? और आपने व्हाइट पेपर 2014 से कहा, क्यों नहीं पिछले के बोला कि 96 का एग्रीमेंट भी आए, 97 का एग्रीमेंट भी आए, 2005 का भी आए, 2008 का भी आए, जिसकी वजह से हमारे हाथ बंधे थे। हाँ, मैं ईमानदारी से कहता हूं, हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु हमने 43 जवानों को निपटाया। यह सत्य है कि आर्मी में एक निर्णय होता है कि गोली नहीं चलानी है तो नहीं चलाया, पर गोली उधर से भी नहीं चली, इधर से भी नहीं चली। वो कहते हैं कि शस्त्र विहीन हमारे सैनिक नहीं, शस्त्र के साथ थे, मगर मर्यादा और अनुशासन के नाते उन्होंने शस्त्र नहीं चलाया। हमारे जवान शस्त्र विहीन नहीं थे। विपक्ष के नेता ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दृष्टि विहीन है, बुद्धि विहीन है और मूल्य विहीन। 3 बहुत बड़े बड़े शब्दों में आरोप लगाया असदुद्दीन ओवैसी जी आप पर। उन्होंने सवाल यह है कि आज शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घरों को पहुंच रहे हैं। आज लद्दाख में वायुसेना अध्यक्ष अचानक दौरे पर गए, वहां पर लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। क्या ये वो वक्त नहीं है जब हिंदुस्तान की हर राजनीतिक पार्टियों को अपने मतभेद के ऊपर उठकर एकजुट आवाज में बोलना चाहिए? ओवैसी साहब। मैडम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे जनाब सुधांशु साहब के सवालों का जवाब देने का मौका दीजिए। यकीनन मैं मुल्क के साथ हूं, मैं मुल्क का वफादार हूं, मैं मोदी के साथ नहीं हूं, ना मैं मोदी का वफादार कभी रहूंगा। मैं देश का साथ देता आया और इंशाल्लाह देता रहूंगा। जनाब सुधांशु साहब, आप बात कर रहे हैं 2005 के एग्रीमेंट की। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाड़ में जाए एग्रीमेंट वो जो मेरे सिपाहियों की जान को नहीं बचा सका। और अगर कोई मेरे सिपाही पर, मेरे घर में अगर मुझ पर बंदूक तानता है, मेरे कमांडिंग ऑफिसर को मारता है, तो हमारी सरकार को यह बोलना चाहिए था कि खबरदार, अगर हमारे किसी सिपाही के बाल पर भी आंच आती है तो गोली चलाओ। दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, सेल्फ डिफेंस। भारत की जमीन पर चीन ने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को, हमारे सिपाहियों को मार मार कर 3 पानी में डूब गए। 150 से ज्यादा लेह के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 10 को उन्होंने होस्टेज बना लिया। जो आपने नहीं कहा, आज उसको छोड़ा। ऐसे एग्रीमेंट को मैं फाड़ कर फेंकता हूं देश के लिए। क्या आप भूल गए कि आर्मी ने क्या कहा था? अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो गोली चलाएंगे। जब एक दुश्मन मुल्क का सिपाही हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर हमला करता है तो आपकी सरकार यह कह रही है कि गोली नहीं चलाना चाहिए। सुधांशु जी, क्या हो गया आपकी हमीयत को? क्यों आप नहीं कहते कि गोली चलाना चाहिए था, मारना चाहिए था चीनियों को? और तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये जो साइचन, सुधांशु जी आप ज्योग्राफी नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूं। चीन गालवान में बैठकर अब भारत की फौज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडियन आर्मी एक्सेस टू सियाचिन ग्लेशियर को रोकेंगे चीनी। और आप ये भी जान लीजिए कि काराकोरम पास के कम्युनिकेशन को चीन खत्म कर सकता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं जो कुछ कह रहा हूं, मुझे कोई इंटेलिजेंस नहीं बल्कि मीडिया में वाइडली रिपोर्ट हुआ है कि अप्रैल में आईबी ने रिपोर्ट दी, और फिर मई 5 को, मई 9 को, मई 17 को, ये तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया। आप इंडिया टुडे के चैनल पर मैप देख लीजिए कि आज भी चीन बैठा हुआ है। क्या चीन, सुधांशु जी, भारत की जमीन पर नहीं बैठा हुआ है? और क्या आप देश को ये पैगाम देना चाह रहे मोदी की तरफ से कि हमारे 20 मरे तो हमने उनको 20 को मारा? सुधांशु जी, एक हिंदुस्तानी की जान की कीमत सारे चीन की आबादी से बढ़कर है हमारे सिपाही की। क्या हो गया आज आप लोगों को? क्या सांप सूंघ लिया आप लोग? ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। एक सेकंड सर, उससे पहले एक सवाल है ओवैसी जी मेरा आपसे। आप कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में तो उन्हें हथियार चलाना ही चाहिए था। क्या आप यकीन नहीं मान पा रहे कि हमने भी, हमारी सेना ने भी चीनी सैनिकों को मारा है? मारा होगा तो फिर तरीके अपनाए होंगे अपने। उन सब पर चर्चा और विस्तार तो नहीं कर सकते हम टीवी पर। आप ऐसा क्यों मान के बैठे हैं कि इन्होंने वापस वार नहीं किया, इन्होंने चीनियों को नहीं मारा? मैं उस वक्त मानूंगा जब नरेंद्र मोदी देश के सामने आकर कहेंगे कि हमारे 20 सिपाही जो मारे गए, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर था,
जैसा कि अभी सुधांशु कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पीएम ने तो ऑफिशियली कहा एक्नॉलेज था करना मारते मारते मरे। पड़ेगा। पीएम ने तो कहा था सर, 40 को मारा। देखिए देखिए, पीएम ने तो कहा था कि मारते मारते मरे। मैडम मेरी एक, मारते मारते मरे तो मर गए ना, कितनों को मारा बताइए ना। उरी में हमारे 16 सिपाही मारे गए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में 40 मारे गए तो हमने बालाकोट किया। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इन 20 जवानों का बदला लेगी? नहीं लेगी। बदला लेने का बेहतरीन तरीका यह कि चीन आज 4.5 किलोमीटर अंदर भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। बहैसियत भारत के सिटीजन की मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा सीना जल रहा है कि मेरे जवानों के गलों को काट दिया गया, चेहरों को मारा गया और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मुल्क को चलाना नहीं आता, टीआरपी की तरह मुल्क को चला रहे हैं। मुझे इस बात का गम है। जवाब तो दीजिए ना कि एनटीआरओ के पास ड्रोन्स हैं। मैडम, हर साल दिसंबर में आईटीबीपी मीटिंग लेता है कि आईटीबीपी किस इलाके की पेट्रोलिंग करेगा। अरे मैडम, सुधांशु जी को बता दीजिए कि पूरे लद्दाख का हमारा लेफ्टिनेंट जनरल वो मीटिंग करता है एक चीन के मेजर जनरल के साथ। ये हमारे सिपाहियों की इज्जत है? बताइए आप कि पूरे लद्दाख का लेफ्टिनेंट जनरल एक मामूली मेजर जनरल से बात करता है। क्या हो रहा है हमारे देश में? ये ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है, क्या जब पीएम ये कहते हैं कि मारते मारते मरे, हमारे पास कोई औपचारिक आंकड़ा है? ये जो आप लोग रोज आकर 43 लोग मारे गए 43 लोग मारे गए बता रहे हैं, क्या आपके पास इसकी पुष्टि है? क्या सेना इसकी पुष्टि कर रही है, सरकार कर रही है, कौन कर रहा है? अब मैं फिर बता, देखिए अभी ओवैसी जी ने वकील और सांसद होकर ये बोल दिया था कि आईबी रिपोर्ट टेबल पर होनी चाहिए। अगला वाक्य अपने पहले इस उद्बोधन में क्या बोला? भाड़ में जाए एग्रीमेंट। सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप ये कह सकते हैं कि पिछली सरकार के एग्रीमेंट भाड़ में जाए। दूसरी बात, हाँ बिल्कुल सही बात है, हथियार लेके गए थे, एक गोली उधर से चली होती तो गोलियों की बौछार हो जाती है। क्योंकि एक भी गोली उधर से नहीं चली, इसलिए हाथापाई वाली फाइट हुई। खतरनाक इलाका था, बहुत से लोग फिसल के नीचे गिर गए और उसमें हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। रही बात आपने कहा कि जो संख्या 43 की, तो ये इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा है। यहां पर फिर मैं कहता हूं, इतने वरिष्ठ नेता होकर आपको यह नहीं पता क्या कि कोई भी सेना अपने यहाँ के मारे गए सैनिकों की आधिकारिक संख्या घोषित कर सकती है, दूसरे के यहाँ के मारे गए सैनिकों की आधिकारिक संख्या नहीं घोषित कर सकती, क्योंकि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड वो करते हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने कहा ना हमारी ना उनकी, उसने 43 कहा है। तीसरी बात, आपने कहा 3.5 किलोमीटर अंदर घुसा है चीन, तो मैंने फिर बोल रहा हूं, चीन कह रहा हम उसके यहां अंदर चले गए और आप कह रहे हैं जी हम चले आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कहीं वो अंदर नहीं आए हैं, एलएसी में कोई चेंज नहीं है। चीन कह रहा भारत एक एग्रेसर है, यानी भारत अंदर चला आया है और उसने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। लेकिन सुधांशु जी, चीन के विदेश मंत्रालय ने, एक सेकंड सर, एक काउंटर क्वेश्चन है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुद आकर कहा ना कि गलवान घाटी हमारा है। आप बताइए किसका? वो तो बिल्कुल सही बात है। गलवान घाटी क्यों भैया, अक्साई चिन्ह तो उन्होंने 1963 में लिया। हमने भी तो कहा था अक्साई चिन्ह हमारा 1963 का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। मगर अफसोस की बात, आज कोई कांग्रेस का नेता ये बोलने की हिम्मत नहीं करता है कि गलवान घाटी का अक्साई चिन्ह हमारा है। बोला तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला। उल्टा आज चीन को कोट करते हैं कि वो कह रहा गलवान घाटी। अरे कहने से क्या होता है जब तक उसके फिजिकल पोजीशन में ना हो। अब मैं उदाहरण की दूसरी बात करता हूं, जैसे उदाहरण के लिए हम कहते पीओके हमारा है, मगर अभी पीओके हमारे वास्तविक नियंत्रण में नहीं है ना। अब दूसरी बात जो इन्होंने कहा ज्योग्राफी की बात, जनाब ज्योग्राफी की बात ही तो मैं बता रहा हूं। चीन को पेट में क्यों दर्द हो रहा था? ये जो सड़क बन रही थी, ये कराकोरम हाईवे जो चाइना का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उससे सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर थी। अब चीन की ज्योग्राफिकल लोकेशन ही चीन के लिए समस्या है। देखिए पूरे दुनिया को पता होगा चीन ऊपर है, अगर उसको समुद्र से किसी प्रकार का व्यापार करना है तो साउथ चाइना सी स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए हिंद महासागर से जाना है, और अगर सड़क के थ्रू करना है तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जाना है। अब समस्या यह है कि स्टेट ऑफ मलक्का से लेकर हिंद महासागर में वो हमारी नौसेना का मुकाबला नहीं कर सकता इन केस ऑफ इवेंट ऑफ वॉर, क्योंकि वहां पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन कमांड भी उसके खिलाफ है। यहां पर क्या हो गया कि अगर उसकी सड़क के हम 6 किलोमीटर नजदीक आ जाएंगे तो इन केस ऑफ वॉर हम उनके मूवमेंट को रोक सकते हैं। सारी समस्या की जड़ तो यही थी। और चूंकि सड़कों की गति हमने आने के बाद तेज कर दी बनाने की 2014 के बाद,
क्योंकि हमारी पार्टी का 2008 की तरह कोई चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एग्रीमेंट नहीं था। वो अगर आप व्हाइट पेपर कहेंगे तो आपने देखा होता तो आपका सारी आ जाती कि 61 सड़कों का निर्माण, और शुरू कब हुआ था? जब अटल जी की सरकार थी और जॉन फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, तब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ज्यादा 61 सड़कों का निर्माण शुरू किया था, जिसमें 80% इस समय कंप्लीट हो गई। तो ज्योग्राफी समझिए या पॉलिटिक्स समझिए। और एक और बात कर देना चाहता हूं, आज आप मोदी सरकार पे कह रहे हैं आज की डिप्लोमेसी में, अरे 62-67 में तो चाइना के साथ बहुत लोग खड़े थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो बड़े समझदार व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, डिप्लोमेसी में आज चीन के साथ कौन खड़े हैं? केवल 2 एलआई, साउथ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया और भूटान और पाकिस्तान। अब बताइए, 2 के अलावा तीसरा उसके साथ नहीं खड़ा है। ठीक है। उसके बाद आपको लग रहा है, और एक और बात कह देना चाहता हूं, चाइना का एक फिर भी वो ऐसी हिमाकत कर रहा है ना सुधांशु जी, सिर्फ नॉर्थ कोरिया, सिर्फ पाकिस्तान, ये आप रोज कह रहे हैं, लेकिन फिर भी चीन हिमाकत कर रहा है ना ऐसी। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। चाइना का एक बड़ा थिंक टैंक है, चाइनीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो चाइना के स्टेट डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड, और ये राइटर में खबर छपी। उसने बताया है कि क्योंकि मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं सोर्स के साथ बोल रहा हूं, उसमें उसने कहा है कि उस थिंक टैंक ने चीन से कहा है कि चीन अपने वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है, और यह 1989 के तियाननमेन स्क्वायर के बाद से ज्यादा बुरा होगा। और उसने यह भी कहा है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से टकराव हो सकता है, वहां पर सैन्य क्षमता बढ़ानी चाहिए। अब वो किस कारण से यहां कर रहा है, इतने बुरे कूटनीतिक दौर में, जब वो कह रहा सबसे बुरे दौर में है, अब वो ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है या ताइवान से बचने के लिए कर रहा है, या कोई आंतरिक सत्ता संघर्ष है? ये आपकी सरकार ने कर दिया क्या चीन के साथ? ये सबका श्रेय ले रहे हैं क्या आप, ये सब जो बता रहे हैं? हम तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं ना, जब लड़ाई होती है तो युद्ध के मैदान में भी होती है और कूटनीति के मैदान में होती है। ठीक है, ओवैसी साहब, मैदान में फैसला बाकी है, कूटनीति के मैदान में तस्वीर साफ दिख रही है। ओवैसी साहब, उन्होंने आपकी हर बात का जवाब दिया। वो तो बता रहे हैं कि चीन वैसे ही कमजोर है, अलग थलग पड़ा हुआ है, सिर्फ नॉर्थ कोरिया, सिर्फ पाकिस्तान, और आप सरकार को ही परेशान कर रहे हैं। मैडम मुझे इतना अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि सुधांशु जी ये जवाब देकर अपनी पार्टी को बुरी तरह एक्सपोज करके देश को ये पैगाम दे रहे हैं कि चीन भारत की सरजमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है। कितनी बड़ी झूठ बीजेपी आज कह रही है देश के सामने। क्या चीन ने कब्जा नहीं किया हमारी जमीन पर? बता दीजिए सुधांशु जी। क्या सिक्किम में, गालवान में, पोंगसोंग सुलू लेक में? सर मैं आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सुन रहा था, तो सब्र करिए प्लीज। क्या चीन कब्जा नहीं किया भारत की जमीन पर? आप अभी अपना जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि चीन कब्जा नहीं किया, चीन कह रहा है कि हम घुस गए, तो फिर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग क्यों बुलाए? चाय भी नहीं पिला सकते? क्या हमको ज्ञान देने के लिए बुलाए हैं? क्या प्रधानमंत्री धोखा दे रहे हैं देश को? 4.5 किलोमीटर चीन गालवान वैली में घुस चुका है, पोंगसोंग लेक के सदन में घुस चुका है। मैं फिर से देश को बताना चाह रहा हूं कि सुधांशु जी झूठ कह रहे हैं। यकीनन साइचन का जो रास्ता होगा, जहां पर जाने का एक्सेस होगा, गालवान के उन पहाड़ियों पर चीन बैठा हुआ है। अब चीन कभी भी, आप याद रखिए, काराकोरम में हमारा कम्युनिकेशन खत्म कर सकता है। बताए बीजेपी चीन हमारी जमीन पर कब्जा कराए नहीं कराए? अरे भाड़ में जाए चीन के साथ कौन खड़ा या ना खड़ा है। मुझे अपनी देश की जमीन की फिक्र है। क्या ये मोदी सरकार इन वीर जवानों की शहादत को, इनके मरने को रायगा जाने देगी? क्या आज तक के चैनल पर वो सिपाही जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है, अपने पिताजी को फोन करके कहता है कि 2000 लोग आकर हमला किए हम पर, कीले नेल्स लगे हुए लकड़ी के ऊपर, 3 हमारे सिपाहियों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं, तो क्या चीन की जमीन पर थे? आप उन लोगों को इस तरह का जवाब देकर आपने ना सिर्फ भारत की आवाम का बल्कि उन मरने वाले 20 जवानों की तौहीन की है। याद रखिए सुधांशु जी, नरेंद्र मोदी और आपकी सरकार देश की जमीन से बड़ी नहीं है। आप सरासर नाकाम साबित हुए हैं, और आप बार बार जो आईबी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे सर, ये मीडिया में वाइडली रिपोर्टेड है, बड़े बड़े विज्ञान कह रहे हैं। बल्कि सुधांशु जी लिख लीजिए, क्या फिंगर 4 और फिंगर 8 पर हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं? आज नहीं कर सकते हम। फिंगर 4 फिंगर 8 हमारा इलाका है। क्या डीपैक के सैटेलाइट्स नहीं बता रहे? आज भी हिंदू अखबार में सैटेलाइट का इमेज आया
कि गालवान पोंगसोंगसू लेक पर चीन डैम बना रहा है और आप यहां पर बैठकर इस तरह से बोल रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से। सुधांशु जी, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये आपकी जबान नहीं, आपकी जबान जरूर है, मगर आप अपनी सरकार की इस गलत पॉलिसी को, जो देश को धोखा दे रहे हैं, हमारे सिपाही मारे गए और हमारी जमीन को हिफाजत नहीं कर सके, आप हमारे देश के तमाम लोगों पर धूल झोंक रहे हैं। अफसोस हो रहा है मुझे। बताइए, आप डिफेंस मिनिस्टर के करीबी साथी हैं कि हर साल दिसंबर में डिफेंस मिनिस्टर एमएचए आईटीबीपी बैठकर साल भर की पेट्रोलिंग नहीं तय करता? क्या हमारे एनटीआरओ के पास ड्रोन्स नहीं है, सैटेलाइट के इमेजेस हैं? किस तरह आपकी सरकार ने हमारे लद्दाख के एक लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को एक मेजर जनरल के साथ बैठने को दिया? याद रखिए, चीन से मुकाबला करना है तो 56 इंच का सीना नहीं, दिमाग होना पड़ेगा और एक धड़कता हुआ दिल होना पड़ेगा इस देश के लिए। आप कब तक इस मुल्क को टीआरपी रेटिंग की तरह चलाएंगे? सुधांशु जी, आपने चलिए अच्छी बात कह दी, आखिर में आपने ये कह दिया कि दिमाग होना पड़ेगा, तो दिमाग जो जब होने की बात कही जाती है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता समझौता भाड़ में जाए। अब मैं इस बिंदु के ऊपर आता हूं जो आपने कहा। पहला प्रश्न आपने कहा क्या हमारे इलाके में चीन है? हाँ है, 1962 से है, 58 साल से उसका कब्जा है। दूसरा, आपने कहा कि वो लोग अगर आगे नहीं आए तो वो किस इलाके में वहां लड़ाई हुई। आपको यह पता होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच के समझौते के अनुसार लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों लोग 2-2 किलोमीटर दूर रहते हैं। वो अपने बेस पे, हम अपने बेस पे। जैसे ही वो आगे बढ़े हम भी आगे बढ़े, तो वो एरिया जो है 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर उधर, वहां पे हम लोग ठीक एलएसी पे नहीं खड़े हैं, वो उधर है। जैसे ही वो आ गए हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और ये भी कहना चाहता हूं, जब 1993 का एग्रीमेंट हो रहा था, एक टीवी चैनल पे बोला गया है ये बात, आर्मी के सीनियर व्यक्ति ने बोली है जो उस समय के डीजीएमओ थे, कि आर्मी ने क्लियर कट कहा था एग्जिस्टिंग एलएसी लिखिए, मगर उस समय की नरसिम्हा राव सरकार ने पलट दिया था, एग्जिस्टिंग नहीं लिखा, एलएसी लिखा, ताकि एक कंफ्यूजन बना रहे जिसका कि चीन आज तक फायदा उठाता है। एलएसी कहां पे? एलएसी उस समय जहां पे पोजीशन थी वो क्लियर कट डिफाइन होनी चाहिए थी, वो क्लियर डिफाइन नहीं की, इसलिए आज ये स्थिति है कि 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर रहना पड़ता है। और जो आपने एक और बात कही कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम तो सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो मैं पूछना पा रहा हूं जनाब, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करवा ले गए, यूनाइटेड नेशन में कुछ नहीं कर पाए थे। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में वेवर हमको मिला, चीन ने सर पटक के रख दिया, नहीं रोक पाया ना। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम शामिल हो गए, चीन शामिल नहीं है, नहीं रोक पाया ना। 370 पे सर के बल खड़ा हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव नहीं ला पाया ना। और सार्क के अंदर अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे बड़े मुस्लिम देश हमारे साथ खड़े हो गए ना, नहीं रोक पाया ना। इसके बाद भी आपको लगता है कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छी बात कही, ये सिर्फ जज्बात से नहीं दिमाग से भी होता है। इसीलिए मैंने कहा, आप देखिए यूनाइटेड नेशन से लेकर आर्थिक मामले तक, और अमेरिका के बाद सबसे बड़ा आर्थिक जो उसका व्यापार है भारत से होता था, आर्थिक चोट उसको हमसे, डिप्लोमेटिक चोट हमसे। कोविड को लेकर आज सबसे बुरी प्रतिष्ठा की स्थिति चीन की। और इतनी चीजें देखने के बाद यदि आप जैसा दानिशमंद व्यक्ति यह न समझ पाए और यह कहे कि ना कुछ सरकार ने किया है, मतलब एनएसजी, एमटीआर और मसूद से लेके, और ना कुछ हुआ है कोविड से लेके, ठीक है, ओवैसी साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन इसके पहले एक जवाब मेरा भी दीजिए आप सुधांशु जी। जिस 1996 की संधि का आर्टिकल 6 का आप जिक्र करते हैं, देखिए अभी भी चीन ने कई मोर्चों पर अलग अलग जगहों पर इस तरह की स्थिति पैदा की है। सरहद बहुत लंबी है जो हम उसके साथ शेयर करते हैं। ये संधि और ये आर्टिकल रद्द करने के लिए आपने कोई कदम उठाया है या नहीं? क्योंकि अभी भी सतर्क रहना जरूरी है। ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसी कोई भी हादसे के सामने फिर यही बात दोहराई जाएगी कि 1996 आर्टिकल 6 और ये हुआ। देखिए, जब कोई युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती जो कि 15-16 के बाद उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति, निश्चित रूप से यदि इसका समाधान नहीं निकलता है और चीन ज्यादा टकराव की स्थिति लाता है, फिर आर्टिकल्स के बारे में भी विचार होगा। बिल्कुल, जैसे याद करिए 1948-49 का जो वो था कि जनमत संग्रह कराएंगे, 72 के शिमला समझौते के बाद बात खत्म हो गई। 99 में हमने जब लाहौर डिक्लेरेशन का खत्म, उसकी बात खत्म, तो हम वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने देंगे। मगर अंजना जी, ये तो बताइए ना, जब सेना कह रही थी कि समझौते में ये लाइन होनी चाहिए, जो विदेश मंत्रालय ने हटाई, वो लोग आज खड़े होकर हमसे सवाल पूछते हैं। और तो और आज हमसे ओवैसी साहब कह रहे हैं 1958 में हमारे इलाके में 300 किलोमीटर सड़क बनाई,
300 किलोमीटर, और उसके बाद अप्रैल 1960 में चाउ इनलाई को बुला के सम्मानित किया और वो कह के ये गया कि हम नहीं मानते अक्साई चिन्ह हमारा है। और ये नेहरू जी ने अप्रैल 1960 में राज्यसभा में बयान दिया कि वो नहीं मान रहा है, और वो कह रहा है जवाब लेते हो वैसी साहब। उसके बाद दिसंबर 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता की वकालत की। गजब की आर्थिक नीति थी। चाउ इनलाई भी हमारे थे और दलाई लामा भी हमारे थे। ओवैसी साहब आज खड़े होकर हमसे पूछ रहे हैं। ओवैसी साहब, आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है 2014 के बाद ही चीन ने क्या कुछ हथियाया, कहां दिक्कत हुई, ये सब जानकारी हासिल करना है, या 2014 के पहले भी की भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं? हालांकि सुधांशु जी, आपका ये क्वेश्चन ही मतलब गिर जाता है जमीन पर। मोदी जी कैसे 2014 के पहले की जानकारी देंगे? मैडम, देश तो चलता रहेगा ना, गवर्नमेंट तो कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगी। चलिए, आपकी सिफारिश पर मैं ये कह देता हूं कि नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि 1962 से लेकर अब तक कितनी भारत की जमीन आज की तारीख तक, जिस दिन हमारे 20 सिपाही इस नाखिस और कमजोर हुकूमत की पॉलिसी की वजह से मारे गए, आप बता दीजिए देश को। चलिए, कितनी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है 2014 से 20 तक बता दीजिए, और उसके बाद भी बता दीजिए। कौन रोकता है आपको? सुधांशु जी, आप बार बार एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, याद रखिए, वो एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। जिस जमीन पर हमारे सिपाहियों को मारा गया वो भारत की सरजमीन है, और जिस भारत की सरजमीन पर मेरे घर में घुसकर मेरे सिपाहियों को कोई मारता है तो मुझे अख्तियार है कि मेरे घर में घुसने वालों पर मैं गोली चलाऊं, और अगर कमांडिंग ऑफिसर मरता है तो सिपाहियों को आप ऑर्डर नहीं दिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की ये नाहिली है। आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, सुन लीजिए। आप एग्रीमेंट कहते हैं ना, 96 का एग्रीमेंट जो 7 पेज पर मुश्तमिल है, क्या कहता है कि फौज दोनों की ज्यादा तादाद में नहीं बढ़नी चाहिए, आर्टिलरी नहीं होना चाहिए। अरे भाई साहब, एग्रीमेंट नहीं रहा। जब कमांडिंग ऑफिसर को मारने लगे, जान लेने लगे, तो फिर कहां का एग्रीमेंट? आप क्या कौन से अखलाक की बात कर रहे हैं? देश की जमीन की हिफाजत की बात हो रही है, देश के सिपाहियों की हिफाजत की बात हो रही है। और आपके तमाम बातों से एक बात जाहिर हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम चूड़ियां पहनकर, हाथों को मेहंदी लगाकर बैठ जाएंगे और चीन उन इलाकों पर गालवान वैली में बैठा रहेगा। ये चीन की हमेशा साजिश रही। साउथ चाइना में चीन ने ऐसा ही किया और वो फेट कंपनी हो गया। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम चीन को उखाड़ कर फेंकेंगे, सिक्किम से उखाड़ कर फेंकेंगे, गालवान वैली से उखाड़ कर फेंकेंगे, पोंगसोंसू लेक से निकाल कर फेंकेंगे। जिस रिवर पर डैम बनाया जा रहा उसको नहीं बनाने देंगे, इन 20 लोगों की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे, और आप लच्छेदार गुफ्तगू कर रहे हैं। अरे एग्रीमेंट भाड़ में जाए, मैं उस एग्रीमेंट को फाड़ देता। अगर मुझसे पूछा जाता, जब मेरी जमीन का मामला आता है तो क्या का एग्रीमेंट? अरे जो हमारे एग्रीमेंट का पासो लिहाज नहीं रखता उनसे हम बात करेंगे। कौन सी बात कर रहे हैं सुधांशु जी आप? ये बात तो समझना पड़ेगा ना सुधांशु जी, क्योंकि चीन का सामान जितना लास्ट नहीं करता है उससे भी कम लास्ट करता है उनका वादा। अब तो ये साबित हो चुका है। बिल्कुल मैं बात बोल रहा हूँ। अरे इतना बड़ा बड़ा बात बोल लिया तो एक बार यह बोल देते ना कि 96 में रक्षा मंत्री कौन था? मुलायम सिंह यादव। सरकार किसकी थी? कांग्रेस के रहमो करम पर 40 सीटों वाले जनता दल की सरकार थी। और वो आज हमसे सवाल पूछते हैं। जहां तक मुआहदे की बात है, समझौते की बात, यस आपने सही कहा, जब भारत के हित की बात आएगी हम चेंज करेंगे। याद करिए, जैसे ही ये घटना शुरू हुई हमने चाइनीज कंपनीज के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी। अभी हमने बीएसएनएल में रद्द किया, हमने रेलवे में रद्द किया। और सोचिए मोदी जी की दूरदृष्टि, यदि आरसीईपी से हम बाहर नहीं हो गए होते तो आज शायद हम चीन का करार रद्द नहीं कर पाते, क्योंकि हम कानूनी ढंग से बंधे हुए होते। मगर हम पहले ही उससे बाहर आ गए। और चिंता मत करिए, अगर आर्थिक मुआहदे यानी आर्थिक अनुबंध हमने एक्शन लिया है तो जरूरत पड़ने पे सामरिक और आर्थिक इस पर भी बात करेंगे। और आपने सिक्किम की बात कही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिक्किम में एकमात्र मौका है जब चीन भारत के आगे कभी झुका है पिछले 60 साल में। सिक्किम पे चीन ने अपना दावा कब छोड़ा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ओवैसी साहब को पता है? यदि इन्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूं। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजिंग यात्रा के दौरान
चीन ने सिक्किम पर अपना दावा छोड़ा। ये भारत और चीन के इतिहास में 1962 के बाद इकलौता मौका है जब चीन पीछे गया। और जो मैंने अभी मसूद अजहर, एनएसजी और ये वाली बात बताई, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये मोदी जी के दौर में है जहां पे चीन मात खाता हुआ दिखा। बस इसके अलावा तो हमेशा चीन जलवे से चढ़ा ही रहा है। आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उसको घेरने के लिए, उस पर आपने हाथ उठाया था, वहां पर क्या दिक्कत है? सरकार उस तरफ बढ़ रही है। वैसे साहब मैडम, मैं एक बात पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से। मैं जो फिगर्स दे रहा हूं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के हैं। क्या मोदी सरकार जो हमारे भारत के एक्सपोर्ट्स चीन को है वो 15.54 बिलियन यूएस डॉलर्स के बंद करिए ना। इंपोर्ट्स हमारे हैं 62.38 बिलियन यूएस डॉलर्स के, 14% बंद करिए। चैलेंज कर रहा हूं आपको, ये दोनों एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट्स को बंद करिए आप। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं मोदी सरकार को। ये जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं 15.54 यूएस बिलियन डॉलर्स के, क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स। इंपोर्ट जो हो रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक मशीनरी। मैडम, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हमने चीन से मंगाया है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी। चलिए बंद करिए ना इनको। हिम्मत है आप में, बैठकर टीवी स्टूडियो में बोलना अलग बात है, इंप्लीमेंट करके दिखाइए। और आप कह रहे सिक्किम, जब सिक्किम की बात आई तो किसने सिक्किम को स्टेट का स्टेटस दिया? और चीन को बता दिया कि हम स्टेटस दे रहे हैं। आज मैं आपसे एक फिर से सवाल कर रहा हूं सुधांशु जी, क्या सिक्किम के नक्कुला पास में इंटरनेशनल बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर क्या चीन की फौज भारत की जमीन पर बैठी है? नहीं बैठी है। 9 मई को हुआ है। आप मेरे सवालात का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार डरती है चीन से मुकाबला करने के लिए। कहां गया आपका वो जज्बा कि जब उरी में 16 सिपाही मारे गए तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 40 पुलिस वाले मारे गए पुलवामा में तो बालाकोट हुआ। क्या मोदी सरकार हमारी जमीन को वापस लेगी? नहीं लेगी। क्या चीन को उसी तरह जवाब देगी? नहीं देगी। या फिर आपका ये जो देशभक्ति है ये सिर्फ दिखावे की है, मुझे कहना पड़ेगा। और अफसोस तो ये सुधांशु जी कि आज आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन कब्जा ही नहीं किया। क्यों आरएसएस चुप है? सुधांशु जी कहां गए उनके उस देशभक्ति के नारे? आज सब रेडियो साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं। जो ओवैसी जी ने कहा, बिंदुवार जवाब दो। इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट में इतने इतने ट्रेड, आपने कहा हिम्मत है तो आंकड़ा दिखाइए। मैं भी आपसे कहता हूं हिम्मत है तो बताइए किन वर्षों में आए ये सारे? किन वर्षों में ये कंपनियां भारत में आई? किन वर्षों में भारतीय कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले, चीनी कंपनियों को मिले? 2006, 7, 8, 9 बताता हूं, अभी बताता हूं। जब यूपीए 1 की सरकारें थी, चीन के साथ बड़े बड़े समझौते कब हुए? वही 2008-9 के आसपास, जब कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समझौते हुए। इन्वायरमेंट के नाम पर भारत की तमाम कंपनियों के प्रोजेक्ट रद्द हुए और धड़ाधड़ ये जो अभी दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट है, ये तो अभी की बिडिंग हुई, अभी टेंडर दिया गया। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, जो हमारे साथ था हमने किया और अभी भी कर रहे हैं, और जो पुराने हैं चिंता मत करिए, सरकार सब पे पूरी संवेदनशीलता से नजर रखे हुए है। और जो ओवैसी जी ने कहा, सुनिए अंजना जी, ओवैसी जी ने कहा ना कि क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, हम क्यों करेंगे, क्या करेंगे और कैसे करेंगे, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में। ओवैसी साहब, अरे सुधांशु जी कब तक शेर शायरी करेंगे? आंखें दिखाइए, सीना दिखाइए, सेना को बोलिए अगर कोई गोली मारता है तो गोलियों की बौछार करो। ये शेर शायरी सरहद पर नहीं चलती सुधांशु जी, ये अमन के माहौल में अच्छा लगता है। रही बात कि आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कब से आया, ये आईपीएल का स्पॉन्सरशिप किसने दिया बताइए? आईपीएल क्रिकेट टीम का स्पॉन्सरशिप हमने दिया, आपकी सरकार थी ना। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन खरीद रहा है? ये बॉयलर्स, ये इलेक्ट्रिकल मशीनरी कौन दिया कॉन्ट्रैक्ट बताइए सुधांशु जी? आप कैंसिल क्यों नहीं कर देते? चलिए पहली सरकार ने किया है। मैं आपसे कह रहा हूं सुधांशु जी, अगर आप अपने अल्फाज को अमल करना चाहते हैं, जामिया उसको पहनाना चाहते हैं, तो इंपोर्ट्स हमारे 62.38 बिलियन यूएस डॉलर्स के, एक्सपोर्ट्स 15.54 बंद कर दीजिए। मैडम मैं आपसे भी कह रहा हूं
अगर ये सरकार ऐसा काम करती है तो मैं पहले आकर आज तक में सरकार को मुबारकबाद देंगे, और जब ये होगा तो कई टीवी स्टूडियो में इक्विपमेंट ही नहीं रहेगा। सुधांशु जी, आप जंग की बात करते हैं, मैडम मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे वॉर रिजर्व्स अगर जंग होती है चीन के साथ तो सिर्फ 12 दिन के माउंटेन कॉर्प्स को आपने उसको शामिल नहीं किया आर्मी में। क्या बोलते 65,000 करोड़ लगेंगे। अगर माउंटेन कॉर्प्स आज होता तो चीन का पीएलए हिम्मत नहीं कर सकता था। हमारे वॉर रिजर्व सिर्फ 12 दिन के, 6.5 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए ना। ठीक है, मैं बुरा आदमी हूं, आप दूध के धुले हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी मोदी और ओवैसी गंदा है, मगर जब देश की जमीन की बात आ रही तो गंदा आदमी खड़े होकर एक वजीर आजम से, उसकी सरकार से पूछ रहा है कि क्यों खामोश बैठे हैं आप, क्यों चीन का नाम आते कि आप खामोश हो जाते हैं। आप चीन को बुलाकर झूला झुलाएं, क्या हुआ? कितने मर्तबा आप मिले? वुहान स्पिरिट, ममलापुरम स्पिरिट, कहां गया सब? ये देश जानना चाहता। सुधांशु जी, ठीक है, सुधांशु जी जवाब। देखिए, जो इन्होंने बात कही, सबसे पहले वाक्य में कहा आईपीएल प्राइवेट संस्था। जनाब, आप बोलना भूल गए कि आईपीएल का चेयरमैन कौन था, किस पार्टी के थे? छोड़िए उस बात। आपने कहा कि आप सवाल पूछ रहे हैं, आपके सवालों को हम पूरी इज्जत के साथ जवाब देते, और ये पहला सवाल होता तो ना। आपके तो हमेशा ही सवाल ऐसे रहे, आतंकवाद का मुद्दा हो तो सवाल सरकार से, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो सवाल सरकार से, बालाकोट हो तो सवाल सरकार से, चीन का मामला हो तो सरकार से। तो आप तो फितरतन आदतन सरकार के खिलाफ ही बोलते हुए लगातार नजर आते हैं। और हमारे सामने जानते हैं एक और भी समस्या है बहुत बड़ी। अंजना जी, आपको पता है कि लेह का काउंसिलर क्या बोलता है? मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बोलते हुए वीडियो आ रहा है और कह रहा है 133 किलोमीटर हमारे अंदर आ गए। कांग्रेस के नेता सलमान सोज क्या बोलते हैं कि आज गलवान घाटी, जो गुलाम रसूल गलवान के नाम पर था, कट्टर हिंदूवादी उसको बचाने में लगे। क्या बदतमीजी है ये। कांग्रेस के सांसद हुसैन दलवैये बोलते हैं कि बिना हथियार को लड़ने के तो आरएसएस की शाखा लगा रहे हैं क्या वहां पर। इस ढंग के एब्सर्ड बयान इस युद्ध के समय में मैं चुनौती से कहता हूं। 2013 में जब दौलत बेग गोल्डी हुआ था, मार्च अप्रैल में हमारे किसी नेता ने कोई सवाल नहीं पूछा। 1987 तवांग जिले के एपिसोड में किसी ने सवाल नहीं पूछा। 67 में नाथुला में हुआ, किसी ने सवाल नहीं पूछा। और 62 में तो जनसंघ तो छोड़िए, आरएसएस ने इस कदर समर्थन किया कि नेहरू जी का ऑन रिकॉर्ड बयान। तो देश के साथ हम कैसे खड़े रहते हैं विपक्ष में और कैसे खड़े रहते हैं आप लोग, ये देश देख रहा है। ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क का वक्त है। सिर्फ एक दो लाइन में जल्दी से ओवैसी जी, चूंकि आपने हाथ उठाया था, सवाल यह है कि अभी तो मुझे लगा कि आपने उरी पर और पुलवामा पर सरकार की प्रशंसा की। क्या चाहते हैं आप? मतलब चीन के साथ बिल्कुल सेना को छूट दे दी जाए और आर पार की स्थिति हो? अरे मोदी ने कहा था ना, मैंने सेना को पूरी छूट दे दी। हाँ। क्या सेना को छूट दिए हैं आप? जो गोली नहीं चला पा रहे, सुधांशु जी कह रहे हैं हम गोली नहीं चला सकते। ये इसीलिए तो कह रहा हूं कि मोदी की सबसे बड़ी फेलियर है ये। और आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स की बात कर रहे हैं, सुधांशु जी कह रहे हैं टेररिज्म। अरे देवेंद्र सिंह, वो पुलिस का डीएसपी जो हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट को लेकर गाड़ी में दिल्ली को ला रहा था भारत के लोगों को मारने के लिए, आपकी सरकार चार्जशीट नहीं डालती है और उसको बेल हो जाती है। एक महिला जो हामिला है उसको बेल नहीं देते। ये आपका टेररिज्म के ताल्लुक से है। आप चीन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जवाब नहीं दे रहे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में क्या चीन से मटेरियल लिया सुधांशु जी? छोटा सा एकदम, बस 2 लाइन का जवाब सुधांशु जी, वक्त की बहुत कमी है। क्या करेंगे उसको? आप लगा के रखेंगे उसको? आपकी सरकार नाकाम साबित हुई है। देवेंद्र सिंह को बेल मिल गई है सर। आपके जवाबात से नजर आ रहा है कि आप चीन से समझौता कर चुके हैं। मोदी चीन से समझौता कर चुका है इस मामले में, गालवान से पंगसंग सू लेक की जमीन पर।